हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 4। अब हम करेंगे जूल्स लॉ। तो जूल के लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, एक कंटेनर लिया उसने जिसमें पानी लिया हुआ था, पूरा भरा हुआ था पानी से। उसमें एक वो तो थर्मामीटर लगाया हुआ और दूसरी मशीन है, और यहाँ पे 2 बल्ब है। यहाँ पर पानी के अंदर क्या लेंगे, 2 बल्ब लेंगे, ए बल्ब और बी बल्ब। दोनों एक परख नली से जुड़े हुए हैं और इनके बीच में कोर्क लगा हुआ है जिससे ए की गैस बी में ना जा पाए। इन दोनों के बीच में कोर्क लगा हुआ ताकि ए बल्ब में जो गैस है वो बी में ना जाए। तो क्या होगा, अगर हम इस कोर्क को अगर हम खोल दें तो क्या होगा, ए की गैस बी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जब ए की बी में ट्रांसफ़र होगी तो क्या वॉल्यूम 0 रहेगा, तो उसका वॉल्यूम 0 नहीं रहेगा और पी क्या आएगा, 0। प्रेशर क्या आएगा, 0। ठीक है। फिर होगा कि W = में P डेल V, जैसा कि हमें पता है, और ये क्या है, 0 है, क्योंकि प्रेशर 0 है तो इसलिए ये क्या है, 0 है। तो dt, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, dt भी 0 और dq भी 0 आएगा। तो अब हम मेज़रमेंट करेंगे डेल E/डेल V मल्टीपल T का डेरिवेशन करेंगे। तो अब हम जूल्स लॉ में मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास है E = में, ये माइनस नहीं है, एक मिनट में इसे सेट कर, E = में FTV। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू FLOT DE = में डेल E/डेल TP dt प्लस में डेल E/डेल V T du। ये वैल्यू हमें कहाँ से मिली हुई है, ये वैल्यू मिली है हमें FLOT से, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है। और इसी में हमें पता है कि CV dt किसके बराबर होता है, डेल E/डेल V डेल E/डेल V dt के बराबर होता है CV dt। तो हमने इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर दिया और ये सेम का सेम लिख दिया है। तो अकॉर्डिंग टू FLOT क्या है, dq 0 है और dw भी 0 है, तो ऑफकोर्स ये 0 है तो ये भी 0 ही आएगा। तो d क्या आ गया हमारे पास, 0। तो अब हमारे पास क्या आया, ये जो हमारे पास ये वैल्यू थी, d डेल E/डेल V T = में dv। डेल V क्या है, 0 है और ये बहुत हाई है। ये था हमारा जूल्स लॉ। ओके, इसका मतलब कि चेंज इन जो वॉल्यूम है वो क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। ये जूल्स लॉ था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जूल्स कोफिशिएंट, जिसे हम μJ से शो करते हैं। तो हमने जूल्स लॉ में निकाली वैल्यू, तो हमने जूल्स लॉ से ये वैल्यू निकाली थी कि डेल्टा T/डेल्टा V E = में dV। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, μJ, क्योंकि हमें क्या निकालना है, जूल्स कोफिशिएंट। तो हम किससे निकालेंगे, जूल्स लॉ से निकालेंगे। अब हमें ये भी गिवन है कि E = में FTV। ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, T को एक्सट्रैक्ट और दूसरी हम V को एक्सट्रैक्ट रखेंगे। तो क्या होगा, बाय द एक्सट्रैक्ट रूल ऑफ द एक्सट्रैक्ट डिफ्रेंशिएशन से हमें ये और ये, इनमें हमने T, E और V को अलग अलग रख दिया है, = में -1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस के पास ले जाएंगे। तो ये प्लस में है दोनों, तो यहाँ जाके आएगा माइनस में आएगा और वैल्यू भी अपोजिट हो जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, माइनस में चल रही है वैल्यू। ओके। अब हमारे पास जो ये है कि डेल्टा E/डेल V T, ये किसके बराबर रहेगा, μJ CV, क्योंकि हमें पता है CV = में क्या होता है, U/T क्या होता है, CV। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, CV। और अब हम क्या करेंगे, इसे सिर्फ और सिर्फ इसका रीअरेंजमेंट करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी CV μJ की डेल E/डेल V T = में -CV μJ। For real gas
म्यू जे इज इक्वल्स टू में 0 एंड फॉर रियल गैस म्यू जे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इसकी वैल्यू प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है। ये था जूल्स कोफिशिएंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस। हमारे पास म्यू जे टी की वैल्यू है डी टी अपॉन में डी पी। जी टी क्या है? जी टी है जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू में -1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी टी। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे इसका मतलब है कि म्यू जेड टी किसके बराबर है? -1 अपॉन सी पी डी एच अपॉन में डी पी टी के इक्वल है हमारे पास क्या? हमारा म्यू जे टी। ठीक है, ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे? जैसा कि हमें पता है कि h इज इक्वल टू में ई प्लस पी वी होता है, तो हम क्या करेंगे? इस h की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे ई प्लस पी वी। ठीक है, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को दो भागों में बांट लेंगे। एक में लिखेंगे ई प्लस ई अपॉन डेल पी और दूसरे में लिखेंगे पी वी अपॉन में डेल पी। ये होगी हमारा इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है कि डेल ई अपॉन डेल पी ब्रैकेट के टी इज इक्वल्स क्या होता है? डेल ई अपॉन डेल वी टी डी वी अपॉन डी टी डी वी अपॉन में डी पी ब्रैकेट बन टी के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, होगी हमारी इक्वेशन फोर्थ। फिफ्थ हमारे पास इक्वेशन जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू में एन आर टी। अगर हम एन को इसमें 1 माने तो क्या होगा? पी वी इज इक्वल टू में आर टी। इक्वेशन फिफ्थ की वैल्यू इक्वेशन फोर्थ में पुट करेंगे। पी वी था जहाँ पे, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आर टी। बाकी सेम इक्वेशन है हमारे पास ये। अब टी और आर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, टी और आर क्या है? कांस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ डेल ई अपॉन डेल वी ब्रैकेट के बाद टी इज इक्वल्स टू में क्या आएगा? 0। क्यों आएगा? क्योंकि टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आई है म्यू जे टी इज इक्वल्स टू में -1 अपॉन सी पी। ये हमने ऊपर से निकाली है। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है? 0 है और इसकी भी क्या है? 0 है, क्योंकि दोनों क्या है? कांस्टेंट है। तो हम इन दोनों की जगह पर 0 लिख देंगे। ठीक है, अब जब ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी। तो म्यू जे टी क्या आ गया हमारे पास? 0। ये थी हमारी लास्ट वैल्यू फॉर आइडियल गैस के लिए। म्यू जे टी का मान कितना होगा? 0 होगा। तो ये था जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस। अब हम पढ़ेंगे जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर वॉन डेर वाल गैस। तो जैसा कि हमें पता है कि वॉन डेर वाल इक्वेशन क्या होती है? पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी आर टी। तो ये क्या है? हमारी वॉन डेर वाल इक्वेशन है ये वाली। ओके, तो इसको हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू में -n अपॉन एक्स n प्लस 1 ब्रैकेट में। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे सेम इसी पे। तो यहाँ क्या आएगा? जैसा कि हमें पता है कि 1 अपॉन में एक्स एन है। ओके, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये कि पी प्लस ए वी स्क्वायर, ये हमने सेम नोट कर दिए यहाँ पे। अब हम करेंगे डेल वी अपॉन डेल पी टी पी प्लस वी माइनस पी -2a अपॉन वी 3 डेल वी अपॉन डेल टी ब्रैकेट में p इज इक्वल्स टू में कितना है? r के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे? इस लाइन में डेल v अपॉन डेल टी p ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो हम इसमें ये कॉमन ले लेंगे और सेम इक्वेशन नोट कर देंगे, उसको ब्रैकेट में लेंगे। ओके, इज इक्वल्स टू में क्या आएगा? r आएगा। अब क्या होगा कि ये सभी इसके मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाकर इसके डिवाइड में आ जाएंगे। तो r के डिवाइड में हमने इसे लिख दिया, बाकी सभी सेम है। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि p प्लस ए अपॉन वी की पावर 3 कितनी होती है?
किसके बराबर है ये, आर टी के इक्वल है। तो हम इसकी जगह अब क्या लिख देंगे, आर टी। तो हमने लिख दिया आर टी अपॉन वी माइनस बी, और बाकी का सेम हमने लिख दिया। ओके, अब उसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे और इस तरह से हम लिख देंगे। रीअरेंज किया सिर्फ हमने, और कुछ भी नहीं किया। तो ये इक्वेशन किसके बराबर आ रही है, डेल वी अपॉन डेल टी ब्रैकेट के बाद क्या है पी, इसके इक्वल ये इक्वेशन आ रही है। अब हमें पता है कि वी माइनस बी नीचे है, तो ऊपर जाके क्या होगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमने वापस से इसको रीअरेंज किया और कुछ भी नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने वी माइनस बी को ऊपर कर दिया, नीचे था पहले ये, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, शिफ्ट कर दिया ऊपर, तो यहाँ इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किस में था, डिवाइड में था। तो अब क्या होगा, अब जैसे कि हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे कि v माइनस बी की स्क्वायर, v माइनस बी की स्क्वायर। तो हमें जैसा पता है कि ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी की स्क्वायर इज इक्वल्स टू में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना। तो इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे इसकी जगह, v माइनस बी की स्क्वायर, v को a मान लेंगे और b को b मान लेंगे। तो a माइनस बी की स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये हमने वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में और हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है कि नीचे देखिए आप डिवाइड में लिखा है आर टी माइनस 2ab स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर। तो इस वी स्क्वायर से ये वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अब हमने पहले क्या निकाल लिया, आर इंटू वी माइनस बी अपॉन आर टी माइनस 2 अपॉन में वी। तो ये हमने पहले की इक्वेशन में निकाल दिया। अब ये किसके इक्वल है, ये है डेल वी अपॉन डेल टी, मल्टीपल में क्या है नीचे पी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे वो भी अब हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। इसको टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों साथ साथ में चलेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में टेम्परेचर लिखा है। तो इससे हमारे पास इक्वेशन आएगी आर टी वी माइनस बी आर टी माइनस 2 अपॉन वी, ठीक है। अब हम इन दोनों में देख पा रहे हैं कि आर टी कॉमन आ रहा है, तो आर टी को हम कॉमन लेने के बाकी इक्वेशन नोट कर देंगे। अब हम इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या है आपको जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि ये क्या है, इसके v माइनस बी के ये नीचे डिवाइड में है, ऊपर जाके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और जैसे कि हमने क्या किया था, यहाँ माइनस वी क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम को हमें माइनस करना है, इसलिए हमने माइनस में वी लिए, दोनों साइड्स पे माइनस वी लिया है। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 1 + 2a अपॉन आर टी वी, इसको सॉल्व करने में हमारे पास ये आ जाएगी। ये दो हमने क्या किया, इसको आर टी वी को इनसे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम देख पाने कि इसमें वी पॉजिटिव वी और नेगेटिव वी आया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लस वी से माइनस वी को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से, तो हमारे पास क्या आएगा, 2a अपॉन आर टी माइनस बी आएगा, और ये इसके इक्वल चल रहा था पीछे पहले ही। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सी पी इज इक्वल्स टू में क्या होता है, सी पी इज इक्वल्स टू में होता है डेल एच अपॉन डेल टी, ठीक है, यानी कि एनर्जी अपॉन में टेम्परेचर। तो हमने इसका अपोजिट लिख दिया, तो इसलिए सी पी क्या हुआ, 1 अपॉन में सी पी आई, क्योंकि हमने सी पी का जो फॉर्मूला है उसका जस्ट अपोजिट लिखा है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद तो ये आ गया हमारा मेन आंसर। अब इसमें बताया हुआ है, यही था हमारा, ये जो क्वेश्चन है यही हमारा लास्ट आंसर। इसमें बताया हुआ है कि 2a अपॉन में आर टी किसके इक्वल है, बी के, और बी किसके इक्वल है, टी ए वी के, और टी ए वी किसके इक्वल है, 2a अपॉन में बी आर। तो आपको ये लाइन लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये आपका आंसर है, यहाँ तक आपको याद रखना है। तो इससे क्या आंसर आया, इसका मतलब है कि, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे मतलब लगेगा कि टी आई लेस देन टी आई ए वी, जिससे हम क्या कहेंगे, कूलिंग इफेक्ट, और दूसरी साइड टी आई इज़
ग्रेटर देन TI/NV यानी कि हीटिंग इफेक्ट। तो हमारे पास CI है, TIAV इज ग्रेटर देन TI एंड TI इज ग्रेटर देन TI/NV। ये था आपका जूल थॉम्सन इफेक्ट ऑफ वैन डेर वाल्स। तो अब हम बात करेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर की, जिसे TI से डिनोट करते हैं। तो होता क्या ये, द टेम्परेचर एट विच साइन चेंज ऑफ UJT occurs is known as inversion temperature। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो टेम्परेचर जब UJT पर कोई भी चेंज नहीं आता है तो उसे हम कहेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका नोर हीटिंग इफेक्ट। नोर हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? द टेम्परेचर इन विच गैस नाइदर शो कूलिंग। वो टेम्परेचर जिस पर गैस कोई भी कूल टेम्परेचर शो नहीं कर रहा, उसे हम कहेंगे नोर हीटिंग इफेक्ट। ये तभी होगा जब JT की वैल्यू 0 होगी। इसमें केसेस बनते हैं। तो फर्स्ट केस है इसका, इफ़ 2A/RT इज इक्वल्स टू में B, तो μJT कितना होगा? 0 होगा। केस नंबर सेकंड है, इफ़ 2A/RT इज ग्रेटर देन B, देन μJT इज इक्वल्स टू में पॉजिटिव। थर्ड केस है कि इफ़ 2A/RT इज लेस देन B, देन μJT इज इक्वल्स टू में नेगेटिव। तो आपको ये तीनों केस अच्छे से याद होने चाहिए ताकि आप इसके न्यूमेरिकल्स कर पाओ। यही था हमारा नोर हीटिंग इफेक्ट। अब हम बात करेंगे वर्क ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि कार्य प्रसार या प्रसार कार्य। इसका मतलब होता है कि किसी कार्य में प्रसार यानी कि उसमें को इंक्रीज करना। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी में बिना चेंज किए उसके वॉल्यूम में इंक्रीजेस को एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन की डेफिनेशन थी ये कि किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी में कोई भी चेंज किए उसके वॉल्यूम में जो इंक्रीजिंग होगी, उसके आयतन में जो वृद्धि होगी, उसे हम कहेंगे एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं PV वर्क। PV वर्क होता है इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम, और ये तभी होगा जब प्रेशर अपोजिट होगा। अपोजिट प्रेशर होने पर ही वॉल्यूम में इंक्रीज हो सकता है। सॉलिड एंड लिक्विड में एक्सपेंशन नेग्लिजिबल होता है। आपको पता है कि एक सॉलिड है, मान लो हमने बर्फ़ ले ली या फिर पानी ले लिया, दोनों में ही ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, इसलिए एक्सपेंशन यानी कि प्रसार भी नहीं होगा। एक पार्टिकल दूसरी जगह दूसरे पार्टिकल के पास उतना नहीं जा पाएगा क्योंकि वहाँ गैप कम होता है, लेकिन गैसेस में क्या गैप ज़्यादा होता है, इसलिए गैसेस पार्टिकल आपस में दूर दूर तक जा सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेंशन हो सकता है क्योंकि उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। इसीलिए गैसेस में एक्सपेंशन ज़्यादा होने के कारण वर्क ऑफ एक्सपेंशन भी ओनली गैसेस के लिए ही पढ़ा जाता है। ओके, व्हेन एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंडीशन, द वैल्यू ऑफ DE, Q एंड W एंड DV क्या होगी? एज वी नो CV इज इक्वल टू में del E अपॉन del T V, तो DE इज इक्वल टू में CVDT। ये हमें पहले से ही पता है क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। इन आइसोथर्मल कंडीशन DT इज इक्वल्स टू में 0 एंड D इज इक्वल्स टू में 0। अकॉर्डिंग टू FLOT यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, Q इज इक्वल्स टू में del E प्लस Q, del E प्लस W, Q इज इक्वल्स टू में W। तो क्या होगा? E प्लस PV, ये भी हमें पता है एंथैल्पी का फॉर्मूला। तो इसमें हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। चेंज के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? चेंज का सिंबल लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमें पता है कि P किसके प्रोपोर्शनल है? 1/PV। तो PV इज इक्वल्स टू में क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट है तो एनर्जी चेंज क्या है? 0 है। तो लास्ट में क्या आया कि H इज इक्वल्स टू में F मल्टीपल T, जिसमें T क्या है? कांस्टेंट है। तो वर्क क्या है हमारा? एक कांस्टेंट आ रहा है। ओके, तो ये था एक्सपेंशन ऑफ वर्क ऑफ एक्सपेंशन था ये। ओके, अब हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन को 3 प्रोसेसेस में देखेंगे। एक तो एडिबेटिक,
दूसरा रिवर्सिबल और तीसरा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइए देखते हैं कि एडियाबेटिक में वर्क ऑफ एक्सपेंशन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप कि एडियाबेटिक में एक्सपेंशन कैसे होता है। व्हेन एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इन एडियाबेटिक। तो अकॉर्डिंग टू FLOT, जैसे कि हमें पता है कि Q इज इक्वल्स टू में E+W होते हैं, यानी कि DQ इज इक्वल्स टू में DE+DW। DQ और Q किसके इक्वल हैं? 0 के। तो 0 इज इक्वल्स टू में इसने बताया कि Q इज इक्वल्स टू में किसके इक्वल है? 0 के। तो 0 इज इक्वल्स टू में DE+DW। अब हम या तो डी को यहाँ ले जाएं या फिर DW को यहाँ ले जाएं, तो इक्वेशन क्या बनेगी? अगर हम डी को यहाँ ले गए तो इक्वेशन बनेगी DW इज इक्वल्स टू में -DE। अगर हम DW को वहाँ ले जाएं तो इक्वेशन बनेगी -DW इज इक्वल्स टू में DE। तो जैसा आपको सही लगे वैसे आप लिख सकते हैं। तो D इज इक्वल्स टू में -PdV और DW देखें तो -CVDT होता है, जैसे कि हमें पता है। अब W यानी वर्क इज इक्वल्स टू में -CV T2 -T1 इसी इक्वेशन से पहले आता है, जो हमने पहले कर लिया है। तो इसमें क्या होगा? एडियाबेटिक में क्या होगा? D इज इक्वल्स टू में -DE और DE इज इक्वल्स टू में -DW, ये आएगा हमारे पास। हम IC में देखेंगे, IC में D इज इक्वल्स टू में 0 है और DHP क्या है? 0 है। तो इससे क्या होगा? Q इज इक्वल्स टू में W के इक्वल आएगा। लेकिन AC में क्या होगा? AC कि AC में यानी कि एडियाबेटिक कंडीशन में क्या होगा कि D इज इक्वल्स टू में -D और D इज इक्वल्स टू -DW, जैसे कि हमने अभी निकाला है ना? ये जो हमने दो निकाले ये हमने लिखे। तो DH इज इक्वल्स टू में VDP। मान लो आपको ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा सा आंसर है कि Q इज इक्वल्स टू में 0 आ रहा है, क्योंकि हमने पहले ही इस इक्वेशन देख लिया। Q इज इक्वल्स टू में 0 रखा था। इसमें क्या आ रहा है? Q 0 आ रहा है और इसमें Q किसके इक्वल आ रहा है? W के इक्वल आ रहा है। हमें बस यही याद करना है। ओके, तो ये था हमारा व्हेन एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इन एडियाबेटिक। तो अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप, एक्सपेंशन वर्क फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है कि ये प्रेशर है और ये क्या है? हमारे पास वॉल्यूम है। तो ये इस तरह से टेढ़ा ग्राफ बनेगा। फर्स्ट पॉइंट में प्रेशर ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। तो W इज इक्वल्स टू में -P(x)del(V). तो एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ऐसा कब होगा? ऐसा होगा कांस्टेंट प्रेशर पर। तो जैसे कि हमें रिवर्सिबल प्रोसेस में पता है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट रिवर्सिबल प्रोसेस है ये। तो अगर इसमें एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और W क्या होगा? नेगेटिव आएगा। और अगर कंप्रेशन में देखें तो del V यानी कि वॉल्यूम क्या होगा? नेगेटिव आएगा और W इज इक्वल्स टू में पॉजिटिव आएगा, यानी वर्क पॉजिटिव में आएगा। इफ़ प्रेशर इज वेरिएबल और नॉट कांस्टेंट देन W इज इक्वल्स टू में क्या होगा? फाइनल एंड इनिशियल नेगेटिव। तो ये हमारा रिजल्ट है। ये था एक्सपेंशन वर्क फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम इसका थर्ड पढ़ते हैं, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। अब हमारे पास ये डायग्राम है, जैसे कि ये हमने कोई सोल्यूशन लिया, इस पर ऊपर से क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है? इसका इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसका क्या देखते हैं? सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा इसका। तो PW इज इक्वल्स टू में -PdV, जैसा कि हमने B पहले निकाल लिया है। तो DW क्या होगा? V2/V1 माइनस में PdV। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसको मैं PW से DW में कन्वर्ट कर दी हूँ। जैसे कि हमें पता है PV इज इक्वल्स टू में nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है, इसको मैंने लिख दिया P इज इक्वल्स टू में nRT/V। ये थी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास P था PdV, तो P को हमने किसके को लिखा है? nRT/V। तो यहाँ P की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और इसके बाद इसका लॉग निकाल के हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2.303 nRT log P2/V1। ओके, तो ये थी हमारी फाइनल वैल्यू।
ये था वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। ये था हमारा लेक्चर 4।